तो आज वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड से स्टार्ट करेंगे। हमने पढ़ा बालकांड, जिसमें राम के बचपन, पैदा होने से लेकर बचपन वगैरह की विवाह संस्कार तक। फिर अयोध्या कांड में राज्याभिषेक की तैयारी, फिर उनको जंगल जाने का पड़ा। फिर वो जैसे भी अरण्य कांड तीसरा, जिसमें वो जंगल के घूमते हैं, अलग अलग जगह डेरा डालते हैं। लास्ट में अलग अलग जगह राक्षसों से उनकी लड़ाइयाँ भी होती है। लास्ट में रावण के द्वारा सीता को हरी ली जाती है, और वो ढूंढते ढूंढते पंपा सरोवर तालाब के पास पहुंचते हैं, ऋषिमुख को पहाड़ के पास। चौथा कांड आपने पढ़ा किष्किंधा कांड, जहाँ एक नए किंगडम की एंट्री होती है, वो है किष्किंधा। तो उसमें हमने जाना वाली, सुग्रीव, अंगद, हनुमान आदियों की स्टोरी, तारा, और फिर राम और लक्ष्मण के उनके साथ जो संधि मित्रता, फिर सीता को ढूंढने के लिए कोशिश। और इस प्रसंग में सुग्रीव ने चारों दिशाओं में अपने सेनाओं को अलग अलग ग्रुप में भेजा। तीनों डायरेक्शन से तो वापस आ गए, साउथ से नहीं आ पाए, और साउथ में सबसे बड़े वीर गए थे, अंगद, जाम्बवान, नल, नील, हनुमान आदि। और वहां एक गुफा में फंस गए। फिर महीना बीत गया, जो एक महीने की उनको दिया गया था टाइम पीरियड, वो बीत गया, परेशान थे। फिर अपने आप को बिना भूखे प्यासे रह के मरने की वहीं ठान लिया। तब उनका वहीं से जहां वो बैठ के बातें कर रहे थे, उसी पहाड़ के ऊपर उनको संपाति ने सुना। संपाति एक गिद्ध पक्षी है, जो जटायु पक्षी का बड़ा भाई था। तो संपत्ति से उनकी डिस्कशन होता है, और संपत्ति से ही उनको पता लगता है कि रावण ने सीता को लिया है, और वो समुन्दर के अंदर 400 योजन की दूरी पर एक आइलैंड है, द्वीप, जिसको लंका कहते हैं। राम ने वहीं पर सीता को रखा है। बड़े सारे राक्षसियां उनको घेर के प्रोटेक्शन, अपने प्रोटेक्शन में या कस्टडी में उन्होंने रखा है। बस है कि ये दूर है, आपको जाना। तो किष्किंधा कांड में लास्ट में ये डिस्कशन होता है, जब वो सब समुंदर में पहुंचते हैं। वानर सब इतने बड़े विशाल समुंदर को देख करके सब घबरा जाते हैं। ये तो फिर इम्पॉसिबल चीजें हैं। फिर आपस में डिस्कशन करते हैं, कौन कितना माइल छलांग लगा सकता है, जंप कर सकता है। को किसी का इतना ज्यादा दूरी नहीं है। फिर जाम्बवान ने हनुमान को उनकी जो बर्थ स्टोरी है, जन्म की कहानियां सुनाई, जिससे उनको याद दिलाया कि तुम्हारे जो बायोलॉजिकल फादर हैं वो वायु हैं, पवन है। और उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे में मेरी जितनी भी शक्तियां हैं सब उसमें होगी, तो तुम्हारे में बहुत ज्यादा पावर है, तुम अकेले हो जो समुंदर को पार करके जा सकते। तो हनुमान ने आप ये सब सुन करके काफी ज्यादा मोटिवेटेड हुआ। तो उसने प्रॉमिस किया कि बिल्कुल मैं जाऊंगा। और सारे वानरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया उसकी जय जयकारा करके, कि जय हो हनुमान अभी। और उन्होंने बोला कि जब तक आप लंका जाके सीता को ढूंढ के वापस नहीं आते हो, तो हम यहाँ एक पैर पर खड़े होके तपस्या करेंगे, आपकी वेट करते हुए। तो हनुमान ने सबको आश्वासन दे करके, कमिट करके, बहुत ज्यादा खुशी से, तो उन्होंने समुंदर पार करने के लिए एक छलांग लगाया उस पहाड़ के ऊपर। महेंद्र पहाड़ नाम है। और उस पहाड़ पर छलांग लगा के वहीं उसने मेडिटेशन करके अपनी सारे फिजिकल मेंटल जो स्ट्रेंथ है उसको फोकस्ड किया, और वहीं पर स्टोरी खत्म हो गई थी। और अब जो ये बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, चार कांड हो चुका है। पांचवा कांड, कांड मतलब एक तरह का अध्याय
जो हम पढ़ेंगे वो है सुंदरकांड। थोड़ी बहुत बताया था। बाकी सब कांडों के नाम से तो पता लग जाता है कि ये कांड किसके बारे में बात कर। बाल कांड मतलब बचपन के बारे में। अयोध्या कांड मतलब अयोध्या में जो उनकी जो उनके साथ जो घटा। अरण्य कांड मतलब जंगल में जो हुआ। किष्किंधा कांड मतलब किष्किंधा में। इसके बाद आप पढ़ेंगे लंका कांड, लंका में। ये सुंदर कांड। तो ये ट्रांजिशन पीरियड है। तो इसमें मोस्टली हनुमान की जो जर्निंग है, जब वो समुंदर पार करके किसी तरह लंका में पहुंचता है, और पहुंच करके वो लंका को देखता है। उसमें मोस्टली लंका का बड़ा ब्यूटीफुल वर्णन है। कितने घर, रास्ते कितना है, सोने हीरे से भरा पड़ा है। वहाँ के लोगों की, राक्षसों की जो लाइफस्टाइल है। फिर वो सीता को ढूंढता है। वहाँ के जो रावण के भाई हैं, उनके बेटे हैं, उनके साथ लड़ाइयाँ होती है। तो ये सब चीजों का डिस्कशन है। फिर एट द एंड वो सीता का मैसेज लेकर के वापस आता है। और राम वगैरह तैयारी करते हैं कि आप चलो, अब हम लड़ाई के लिए लंका जाएंगे। फिर लंका जाने की तैयारी करते हैं। तो ये सुंदरकांड का टॉपिक बेसिकली रहेगा। तो सुंदरकांड का पहला अध्याय शुरू होता है। ज्ञानी, वीर और चतुर स्मार्ट हनुमान तो पहाड़ के ऊपर खड़े होकर के अभी अपने मन को बना रहा है। मेंटली प्रिपेयर कर रहा है समुद्र को लांघने के लिए। और पूरी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके अपने शरीर को जितना, क्योंकि हनुमान के पास ये सामर्थ्य है कि वो अपने शरीर को छोटा बड़ा अलग अलग फॉर्म में भी चेंज कर सकता है, राक्षसों की तरह। तो उसने अपने शरीर को भी बहुत बड़ा बनाया, और चारों दिशाओं में देवताओं को प्रणाम किया। अपने पिताजी वायु देवता को भी प्रणाम करके उसने छलांग लगाया। तो छलांग लगा के पूरी वो डिस्क्रिप्शन है, जब वो समुंदर के ऊपर उड़ के जा रहे थे, तो समुंदर की क्या डिस्क्रिप्शन है। तो वो सब बता रहे हैं कैसे मछलियां, वो इतने जोर से आवाज हो रहा था, तो वो मछलियां डर के भाग रहे थे। समुंदर में कैसे जो लहरें हैं ऊंचे ऊंचे उठ रहे थे। फिर बीच बीच में कुछ 100 योजन जाने के बाद एक पहाड़ी पड़ता है, जहाँ वो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़े पोइटिक वे में कवि लिखते हैं, मानो उसको थोड़ा आराम देने के लिए बादल ढक जाते थे, है ना। तो कि उसको थोड़ा आराम मिले। इस तरह के वर्णन है। सार है, समराइज्ड है कि हनुमान छलांग लगा के काफी देर तक समुंदर को पार करते 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 फिर वो पहुंच जाता है समुद्र के उस पार। समुद्र के उस पार पर जब वो पहुंचता है, तो चारों तरफ हरा भरा ग्रीनरी से भरा हुआ जगह वो देखता है। अलग अलग टाइप के, वेरियस टाइप से, भांति भांति के पेड़, फूलों से भरा हुआ, फलों से भरा हुआ दिखता है। और एक खूबसूरत सा आइलैंड दिखता है जिसका नाम लंका है। और जब वहां पहुंच गया, थोड़ी देर एक पहाड़ी पर उतरा। उतर के थोड़ी बहुत सांस लिया, रेस्ट किया, अपने स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया। उसको लगा कि अगर मैं यहाँ ऐसे रहा तो रावण के जो राक्षस हैं वो मुझे पहचान लेंगे, तो बांध लेंगे। तो फिर सारी जो स्ट्रैटेजी है खराब हो जाएगी। तो मुझे, मैं पहचान में ना आऊं, इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो उसने अपने आप को अगेन छोटा बनाया। छोटा बना के एक रेगुलर वानर के तरह रहने लगा। और कहीं अ, और उसने वो आसपास की जो एरिया घूमने लगा। एंड उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इतनी खूबसूरत जगह है। सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, जंगल, बगीचे, नदी, झरना,
नारियल के पेड़, ताड़ के पेड़, तो बहुत सारी चीजें जो जो उसने देखा नहीं था, और बड़े खूबसूरती ढंग से ऑर्गेनाइज्ड वे में ऑर्डरली कैसे बने हुए हैं। छोटी छोटी पहाड़ियां, बहुत ऊंचे पहाड़ तो है नहीं लंका में, है ना। पहाड़ियां, उन सब से भरा हुआ खूबसूरत उसने लंका को देखा। तो इस तरह हनुमान इस विशाल सागर को पार करके सुंदर लंका, मतलब जो वन ऑफ द ब्यूटीफुल लंका को पहुंच जाता है। तो हनुमान वहां जाके एक त्रिकुट नामक पहाड़ है, तो पहाड़ी के चोटी पर, शिखर पर चढ़ करके वहीं से लंका, लंका तो पूरा आइलैंड है, पर जो लंका की जो रावण की जो राजधानी है, कैपिटल है, जो सिटी या हैबिटेट है, उसको देखने के लिए उसने एक त्रिकुट नामक पहाड़ पर चढ़ गया, और चढ़ के वहां से उसने लंका को देखने की कोशिश की। तो वो पहाड़ की चोटी पर धीरे धीरे चलते चलते चलते, तो देखा लंका कैसी है, कि जो शहर बना हुआ है, तो चारों तरफ उसकी खाई, खाई समझते हैं, जो मोट्स है ना, जो किला के चारों तरफ होता है, मोट्स हैं, वो भी बड़ा खूबसूरत है। फिर वो जो वाल है, दीवार, बहुत ऊंचे ऊंचे दीवार बने हुए हैं। उसके ऊपर और नीचे राक्षस, जो वीर राक्षस हैं, वो अलग अलग तरह के, किसी के हाथ में बाण, किसी के हाथ में तलवार, अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर के वो सब वहां पहरा दे रहे हैं। और जो जो बिल्डिंग्स अंदर दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो वो एक शब्द है हिंदी में, गगन चुंबी, मतलब मानो आकाश को वो चूम रहे हो, इतने ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स हैं। और उसमें वर्णन आता है, अयोध्या कांड में भी था और इसमें भी है, कि 7 मंजिले, 8 मंजिले, 10 मंजिले की बिल्डिंग बहुत सारे मात्रा में दिखता है, रोड के दोनों तरफ। और बीच में खूबसूरत रास्ता गया हुआ है, रास्तों के दोनों तरफ जो फूलों की पेड़ लगे हुए हैं, वो पेड़ों से फूल गिर के रास्ते में भी फूल फूल सा दिखता है। और वो जो 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 बिल्डिंग है, वो शंख मार्बल, वो बिल्कुल मार्बल पत्थर के तरह सफेदी से चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे स्नो से बना हुआ है, ऐसे लग रहा था जैसे, मतलब सफेदी के सफेद बिल्डिंगों की 5 मंजिले, 7 मंजिले, 8 मंजिले, ऐसे बिल्डिंगों की भरमार थी। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश को चुभ रहे हो। तो हनुमान चलते 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 नॉर्थ गेट तक पहुंचा, मतलब जो जो उसके कैपिटल है। आप पुराने शहरों का जानते हैं ना, पुराने शहर जो होते हैं, वो चारों तरफ उनके दीवार बन जाते हैं और उनकी गेट्स होते हैं। आजकल की तरह जैसे आप जिस शहर में रहते हैं उसका कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। तो पहले शहर इतने बड़े बड़े नहीं होते थे, है ना। तो तो चारों तरफ उसको सिक्योर कर दिया जाता था। फिर अंदर फिर उनके गेट होते थे। तो कैपिटल, मतलब जरूरी नहीं कि राजा वो सब जगह रहे, राजा तो कैपिटल के अंदर अपना एक महल होता था, उस महल की भी अपनी चार दीवारी होती है, जैसे लाल किला का होता है। वो तो सिर्फ महल का पार्ट है, पर पूरी कैपिटल को भी, मोस्ट ऑफ आज भी आप पुराने शहरों को देखेंगे, पूरे कैपिटल को भी वाल्ड कर दिया जाता था। तो इसी तरह अभी जो वर्णन हम पढ़ रहे हैं, वो रावण के महल की नहीं, लंका की जो कैपिटल है, पूरी लंका नहीं, मतलब लंका तो बहुत बड़ा देश है। तो उसमें जो कैपिटल एरिया है, जहाँ रावण और उसके सेना मंत्री जो भी सब सारे रहते हैं, वो जो पूरा का पूरा एरिया है, उसकी बारे में बात हो रही है। तो उसने नॉर्थ डोर में पहुंचा, देखा बहुत ऊंचा है, इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वाल हैं, और भयानक डरावने राक्षस सब हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हैं। तो इसको पार करना मुश्किल है। तो ये सब देख करके हनुमान सोचने लगा। जो सोचने लगा उसको हम श्लोक में लेंगे, वो है दूसरा अध्याय। देखिए, दूसरे अध्याय से भी मैं 27 से लूंगा। क्यों लूंगा आप देख सकते हैं, ये सब
उसकी डिस्क्रिप्शन है। सपोज मैं ये पढ़ लूं। Observing Lanka that resembled Mount Kailash with skyscrapers appearing as if it's flying, filled with dreadful demons and Nagas protecting the city of Bhogavati, the city of Patal. ये metaphor है. Unimaginably well built. It was guarded by horrible demons holding tridents and spears in their hand. The city appeared like a severn protected by a venomous serpent with a protruding fangs. Hanuman examined the high security of Lanka, looked at the ocean. He thought of the from of Ravan and formidable enemy. तो यहाँ तक जो भी वर्णन है मैं 27 से लूंगा, जो जानने लायक है। गुरुजी, एक 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 इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, इस श्लोक में अंबरम अलिखंतमी वो लिखा है कि मतलब स्काई स्क्रेपर्स की कॉन्सेप्ट था उस ये हाँ मैं हाँ टाइम। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये शब्द यहाँ आपको मिलेगा। जी। कैलाश शिखर प्रख्य मालिखंतिमिवाम्बरम। ऐसा लग रहा था कैलाश पहाड़ को, पहाड़ जैसा ऊंचा है। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश को चूम रहा हो, आकाश को छू रहा हो। और ये अयोध्या का कांड में भी हमने पढ़ा। अयोध्या में भी बहुत सारे बिल्डिंग ऐसे थे जो 7 मंजिले 8 मंजिले की होते थे। वो भी 7 8 मंजिले उन दिनों भी स्काई स्क्रेपर ही माने जाते थे। जरूरी नहीं 100 हो। मतलब हर व्यक्ति ना, जिसको खाना नहीं मिलता उसके लिए चावल दाल भी लग्जरी होता है। उन दिनों अगर 7 मंजिल 8 मंजिल की बिल्डिंग भी बनते थे, इट वाज स्टिल अमेजिंग थिंग। और उनके लिए वो स्काई क्रैपर लगते थे, है ना। तो वो तो है। तो ये सब देख करके हनुमान को जो चिंता हुई वो आप हम श्लोक में पढ़ेंगे। आगत्यापि हरयो भविष्यन्ति निरर्थकाः न हि युद्धे न वै लंका शक्या जेतुम सुरैरपि इमां तो विषमां दुर्गां लंकां रावण पालितां प्राप्यापि स महाबाहुः किं करिष्यति राघव। थोड़ी देर के लिए हनुमान फ्रस्ट्रेटेड हो गया। बोला इतनी चारों तरफ से इतने ऊंचे ऊंचे दीवार है, और वो खाई बनी हुई है जो मौत से, फिर ये सारे राक्षस बड़े बड़े पहलवान टाइप के वीर योद्धा अपना बाण लेकर खड़े हैं। तो अगर कोई आ भी जाएगा समुन्द्र को जैसे तैसे पार करके, आगत्य अपि इह हरयो भविष्यन्ति निरर्थका। यहाँ हरि हरि मतलब वानर, अगर यहाँ वानर आ भी जाए तो भी उनका आना निरर्थक होगा। निरर्थक समझते हैं, सेंसलेस है। कोई कोई जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं होने वाला। नहीं युद्धेन वही लंका शक्या जे तुम सुरैरपि। और यहाँ लड़ाई से लंका को जीतना तो बहुत दूर की बात है, देवता भी नहीं जीत सकते। जिस तरह लंका को उसने पूरी तरह प्रोटेक्टेड रखा है। इमाम तो विषमाम दुर्गाम दुर्गाम लंकाम रावण पालिताम। और इस रावण के द्वारा बहुत सोच समझ के जो केयर किया गया है, रूल किया गया है श्रीलंका को, जो कि बहुत ही विषम है, वेरी डिफिकल्ट टू एंटर। दुर्गम, इट्स वेरी फॉर्मिडेबल, बड़ा मुश्किल है उसके अंदर जाना। ऐसे लंका को अगर राघव पहुंच भी जाए यहाँ, राघव मतलब राम, महाबाहु, और वो कितना भी वीर हो, आकर किम करिष्यति, क्या करेंगे। मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस तो डरावनी होती है ना। तो ये तो हमने देखा नहीं था ये सब चीजें। अगर हम जैसे तैसे कोई आ भी जाएगा यहाँ, एक तो मैं तो आ गया, चलो मेरे पास कुछ डिवाइन पावर था, तो बाकी अगर राम और बाकी लोग आ भी जाएंगे तो क्या करेंगे यहाँ। लंका के अंदर ही घुस नहीं सकते, तो रावण तक पहुंचना दूर की बात है। तो उनको वो चिंता होने लगी। फिर वो कहते हैं अवकाशो न संत्वस्य राक्षसेष्वभिगम्यते न दानस्य न भेदस्य नैव युद्धस्य दृश्यते।
अरे ये जो राक्षस में देख रहा हूँ, इतने बड़े बड़े जिस तरह के इनकी स्ट्रैटेजी है, जिस तरह के उन्होंने मेंटेन कर रखा है सिटी को, जिस तरह सिटी का उन्होंने सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन सब बना रखा है, अवकाश न सांत्वस्य राक्षसेषु, राक्षसों को रिकॉन्सिलेशन करना या उनको कुछ दे लेकर के थोड़ा उनके साथ समझौता कर लेना, शांति की बनाए रखना, ये तो इम्पॉसिबल है। और उल्टा, न दानस्य, इनको कुछ दे लेकर भी आप कुछ नहीं कर सकते, न भेदस्य, इनके अंदर कोई डिवाइड एंड रूल भी नहीं कर सकते, नैव युद्धस्य दृश्यते। अरे इनके साथ लड़ना तो बहुत ही मुश्किल है। जो किसी शत्रु को कब्जा करने के लिए व शत्रु को हराने के लिए जो चार यूनिवर्सल स्ट्रैटेजीज हमारे इंडियन वार स्ट्रैटेजी में होती है, आप सबको पता है ना, साम दान दंड भेद, बोले यहाँ तो चारों में से कोई भी नहीं काम कर सकता। चतुर्णामेव हि गतिर् वानराणां महात्मनां वालिपुत्रस्य नीलस्य मम राज्ञस्य धीमतः। और जिस तरह का अवस्था है, और मुश्किल, दूसरी मुश्किल क्या है कि इस यहाँ तक पहुंचने के लिए, मतलब समुंदर पार करके पहुंचने के लिए भी सिर्फ चार लोगों में जैसे तैसे एबिलिटी है। एक तो वालीपुत्र अंगद, नील, ममा में, और महाराज सुग्रीव। ये चारों के अलावा और कोई भी समुंदर को पार करके लंका तक पहुंच ही नहीं सकता। और यावज्जानामि वैदेहीं यदि जीवति वा न, तत्रैव चिन्तयिष्यामि दृष्ट्वा ताम जनकात्मजाम। तो अब क्या करें, ये तो खैर फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ। तो फिर हनुमान ने कहा मैं ऐसा करता हूं, तब तक जब तक मैं कुछ रास्ता ढूंढूं कि कैसे क्या किया जा सके, सबसे पहले मैं ये तो पता लगाऊं, वैदेही जीवती नवा, वैदेही विदेह की बेटी सीता जिंदा है कि नहीं है। और जब वो पता लग जाए, जनकात्मजाम दृष्टवा, जनक की बेटी सीता को देखकर ही वही सोचूंगा कि क्या स्ट्रैटेजी बनाया जाए, लंका में राम आए, बाकी लोग आए, और क्या स्ट्रैटेजी बनाया जाए। अभी तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है इनका ये सब महल वगैरह देख करके, मैं मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। चलो फर्स्ट मैं अपना सीता को ढूंढने का काम करता हूँ। तथा आचार्य सचिंत, हाँ कुछ कह रहे हैं। मनीष, आचार्य जी, ये वैदेही इज द नेम फॉर सीता? या हम्म, तो वो विदेह क्या है कि मैथिली, मिथिला की राजकुमार, जानकी जनक की बेटी। विदेह भी जनक का दूसरा नाम विदेह है। ओह। जनक ऋषि थे, राजर्षि, उनको देह शरीर से कोई अटैचमेंट नहीं था। वो बड़े बड़े ऋषियों से भी, सन्यासियों से भी बड़े निरासक्त, जो आप गीता में आजकल पढ़े ना सेकंड चैप्टर में, उसी टाइप के व्यक्ति थे। वो तो उपनिषदों में हम देखते हैं जनक के साथ कैसे ऋषियों की सत्संग होता है, ऋषि खुद उनसे सवाल जवाब करने आते हैं, क्वेश्चन करने आते थे। तो जनक बहुत बड़े एनलाइटेंड पर्सन थे, तो इसीलिए उनका दूसरा नाम पड़ा विदेह, देह होते हुए भी देह नहीं। तो विदेह की बेटी वैदेही, ठीक है, जनक की जानकी, मिथिला की मैथिली, जनक विदेह की वैदेही। बात छिड़ी तो मैं दूसरी भी बता दूं। वैसे जो शुरू शुरू में आए होंगे तो उनको मैंने बताया होगा। जो सीता नाम भी है, वो सीता संस्कृत में सीता कहते हैं, हल की जो, हल समझते हैं, जो जो प्लगिंग कहते हैं ट्रेडिशनल वे में, उसका जो फाल है, फाल मतलब जो लोहे की एक वो नीचे लगी होती है जिससे वो मिट्टी को चिरा जाता है, उसको संस्कृत में सीता बोलते हैं। जब जनक अपने ही पूर्वजों की खेत में यज्ञ करने के लिए, उस यज्ञ करने के लिए खेत को तैयार कर रहे थे, मतलब जमीन समतल वगैरह करते हैं ना, मतलब क्योंकि जब पहले जमाने में यज्ञ होता था, जैसे आजकल कोई पॉलिटिकल इवेंट या रिलीजियस इवेंट होता है बड़े रूप में, तो यज्ञ की तैयारी के लिए जब जमीन को तैयार कर रहे थे तो पहली बार वो हल से समतल करना होता है। तो जो जनक गए हल के साथ, तो हल चलाते समय वहीं उनको ये नवजात शिशु मिली, न्यू बॉर्न बेबी मिली।
तो फिर उन्होंने उनको अपना अडॉप्ट किया, अडॉप्टेड डॉटर के रूप में पाली, क्योंकि वो हल की जो फाल के चलाते हुए मिली, तो उसका नाम उसी से सीता रख दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो तब तक मैं वैदेही को ढूंढूं कि वो जीवित है कि नहीं है, फिर देखेंगे। ततः स चिन्तयामास मुहूर्तं कपिकुञ्जरः गिरिशृंगे स्थितस्तस्मिन् रामस्य अभ्युदये रतः। फिर थोड़ी देर के लिए कपियों का, वानरों का श्रेष्ठ जो हनुमान है, वो उसी पहाड़ की चोटी पर, शिखर पर बैठ करके सोचने लगा कि राम के भलाई के लिए जो मैं आया हूं, राम के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, कैसे उसको मैं ठीक ठीक कर पाऊं। अनेन रूपेण मया न शक्या रक्षसां पुरी प्रवेष्टुम राक्षसैर्गुप्ता क्रूरै बल समन्वितै। पहले नजर में तो ये आइडिया हो गया कि लंका में घुसना बहुत मुश्किल काम, वेरी टफ। तो उसने सोचा कि अनेन रूपेण, जिस जिस तरह का मेरा रूप है, फॉर्म है, उस रूप में तो राक्षसों की नगरी, पूरी कहते हैं नगरी, सिटी, सिटी में घुसना मुश्किल है। और ये बड़े बड़े राक्षसों के द्वारा गुप्त है, गुप्त मतलब प्रोटेक्टेड है, और ये सब के सब बड़े क्रूएल और बहुत स्ट्रांग है, तो ये तो घुस नहीं सकते। तो क्या करें? उग्रौजस महावीर्य बलवंतश्च राक्षसः वंचनिया मया सर्वे जानकीं परिमार्गिता। ये बड़े उग्रौजस वाले हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, वेरी वेलिएंट, बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है ये राक्षस। इनको तो सीधा में, यार नंबर भी इनकी एक दो नहीं है, हजारों लाखों में है। तो मैं इनके साथ क्या करूं? अरे अगर चलो मैं लड़ाई कर भी दिया, तो रावण को पता लग जाएगा, तो वो सावधान हो जाएगा। तो वंचनिया मया सर्वे, तो मैं उनको डिसीव करूंगा, धोखे में छल करके इनके यहाँ घुसूंगा, इनके साथ छल करके मैं जानकी को ढूंढने जाऊंगा। लक्ष्या लक्ष्येण रूपेण रात्रौ लंकापुरी मया प्रवेष्टुम प्राप्त कालम में कृत्यम साधयितुम महत्। तो मैं ऐसा करूंगा, मैं रात को जाऊंगा लंका के अंदर, सिटी के अंदर रात को जाऊंगा। और कैसे जाऊंगा? लक्ष्य अलक्ष्येण, जो मेरी पहचान है, जो आइडेंटिटी है, मैं अपनी आइडेंटिटी को ऐसा बनाऊंगा जो अलक्ष्य हो जाए, जो इजीली आइडेंटिफाइड ना हो। ऐसा अपना शरीर को रूप बना के मैं रात को ही अपने काम साधने के लिए लंका नगरी के अंदर घुसूंगा। ताम पुरीम तादृशम दृष्ट्वा दुराधर्षाम सुरासुरी हनुमान चिंतयामाश मास विनिश्चित्य मुहुर्मुहु। अब ये सोच रहा है, फिर सोच रहा है पता नहीं ये आइडिया काम करेगा नहीं करेगा। इस तरह देवता या राक्षस या मनुष्य किसी के द्वारा भी से इम्पॉसिबल टू एक्सेस, इसके अंदर घुसना इम्पॉसिबल जो है, ये जो लंका नगरी, उसको देख करके हनुमान बार बार सोचने लगा, नई नई आइडिया, नई नई स्ट्रैटेजी बनाता रहा, सोचने लगा। क्या सोचा? केनोपायेन पश्येयम् मैथिलीं जनकात्मजाम् अदृष्टो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना। किस तरह मैं जनक की बेटी, मिथिला की बेटी सीता को मैं देख लूं, वो जिंदा है कि नहीं है, और राक्षस का राजा रावण के द्वारा मैं जाना ना जाऊं, मतलब उसको बिना जाने मैं कैसे सीता तक पहुंचूं और उनको देख सकूं। न विनश्येत कथम कार्यम रामस्य विदितात्मनः एकमेकश्च वश्येयम् रहिते जनकात्मजा। ऐसा ना हो कि मैं कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी बनाऊं और वो फेल हो जाए, तो प्रसिद्ध राम का जो 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 काम करने में आया था वो काम ही गड़बड़ हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि रावण को गुस्सा आए और सीता को मार डाले, है ना। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मैं ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना सकता जो फुल प्रूफ ना हो। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, तो मेरे कारण कहीं राम का काम खराब ना हो जाए।
एकाम एकश्च वश्येयम रहिते जनकात्मजा। और मुझे जनक की बेटी सीता से प्राइवेट में अकेले में भी देखना है उनको, जहां मुझे कोई दूसरे राक्षस या रावण का कोई सैनिक सोल्जर या कोई भी मुझे देख ना पाए। भूताश्चर्थ विपद्यन्ते देश काल विरोधितः विक्लवम दूतमासाद्य तमा सूर्योदये यथा। जैसे सूरज के उगने पर अंधेरा हट जाता है, इसी तरह कोई भी वेल प्लान स्ट्रेटेजी नासमझ मैसेंजर के कारण खराब हो जाए, तो फिर अपोजिशन जो है वो हावी हो जाता है। ये बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। जो मैसेंजर है, जो डिप्लोमेट है, जो स्पाई है, वो ऐसा कोई स्ट्रेटेजी या ऐसा कोई काम ना करे कि वो तो पकड़े जाए, होगा होगा, और ऊपर से देश का बना बनाया काम भी बिगड़ जाए। कि जब आपका डिप्लोमेट या स्पाई या जो भी मैसेंजर है, वो अगर फुल प्रूफ काम नहीं करता और पकड़ा जाता, तो कितनी बड़ी बेइज्जती, ह्यूमिलिएशन, फिर आपकी देशों के भी रिश्ता खराब होता है, मतलब बहुत कुछ, बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। अर्थानर्थांतरे बुद्धिर निश्चिता न शोभते घातयन्ति ही कार्याणि दूतः पंडितमानिन। ये भी ध्यान से सुनिएगा, हनुमान की जो डिप्लोमेसी का नॉलेज आपको पता चलेगा। अर्थ और अनर्थ के बीच में किसी भी देश की जो जो प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन है या इनएक्शन है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन दोनों के बीच में जो निश्चितापी बुद्धि, जो प्रॉपरली मिनिस्टरों ने, राजाओं ने डिस्कशन करके फाइनलाइज किया था, रिजॉल्व किया था कि हमें ये करना चाहिए, वो कभी कभी घातयंती, नष्ट कर देते हैं, खराब कर देते हैं। कौन? दूतः, वो जो मैसेंजर होते हैं या डिप्लोमेट, आज की भाषा में कहें वैसे डिप्लोमेट होते हैं। कब? पंडितमानिन, जब वो अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझने लग जाते हैं। मतलब है, जो डिप्लोमेट है वो कितना भी हाई ज्ञानी हो, उसको अपने मन से कुछ नहीं कहना है, अपना मन से कुछ करना नहीं। जो ऊपर से कैपिटल में डिसीजन हुआ है, वही उसी को ही उस फॉलो अप करना है। बाकी वो डिप्लोमेटिक अपनी स्किल से वो अपने राजा या अपने सरकार के द्वारा कन्वे किए गए मैसेज को कितना बढ़िया ढंग से इम्प्लीमेंट करा पाता है। क्योंकि वो अपना ज्ञान लगाने लगे, तो गलत है, अच्छा नहीं, इसको ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो फिर वो सारा गोबर होता है। तो ये भी आजकल के मॉडर्न डिप्लोमेट के लिए कोट करना चाहिए। आप चाहो तो नोट कर लेना ये नंबर, कि मैं अभी दिखाता हूँ नंबर क्या है। तो हनुमान क्या कहते हैं? वेल थॉट, जो एक्शन और इनएक्शन का बीच में जो डिफरेंस है, वो प्लान्ड हो चुका है। सब कुछ प्री प्लान्ड होने पर भी वो खराब कर देते हैं डिप्लोमेट्स। अगर जो पंडित नहीं है, मतलब वो स्कॉलर नहीं है, पर पंडित मानी न, अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझने लग जाते हैं। हाँ, अच्छा, ये हमारे घरों में भी ये तरह के प्रॉब्लम होते हैं। सपोज आपका किसी के साथ कोई कन्फ्लिक्ट है या कोई झगड़ा हो गया, पति पत्नी में, बच्चों में, या किसी रिश्तेदार में, भाई बहन में, कोई थर्ड पर्सन फ्रेंड कहता है अच्छा मैं आपको हेल्प करता हूँ, आप उसको कुछ कहकर भेजते हो, आप सोच समझ के कुछ स्टेटमेंट देते हो कि उसको ये कन्वे करना है, क्योंकि आप उससे डायरेक्ट बात नहीं करते। और वो महाशय जो आपने कहा वो ना कह के, क्योंकि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बहुत बड़ा काउंसलर हूं, मैं बड़ा साइकोलॉजिस्ट हूं, मैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर हूं, वो अपने मन से कुछ और कह बैठते हैं। फिर वो नाराज होकर के उसको कुछ और चुभ जाता है, क्योंकि दोस्त को तो पता नहीं बैकग्राउंड क्या चल रहा है। आप तो उसको खुश करने के लिए कुछ बोल बैठे, पता चला वो तो उल्टा पड़ गया। तो ये हमारे रिश्तों में भी इस तरह के बहुत होते हैं, जो मिडिल मैन बनने की कोशिश करते हैं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह खराब करते। कब? कब? जब वो अपने आप को ज्यादा
सियाने या अपने ज्यादा स्मार्ट समझते हैं। तो डिप्लोमेट कितना भी स्मार्ट हो, मिडिल मैन कितना भी स्मार्ट हो, उसको उस उस पर टिके होना चाहिए जिसने आपको मैसेज कन्वे करने की दिया, वही मैसेज आज इट इज कन्वे होनी चाहिए। और वो मैसेज को कन्वे करते समय आपकी जो डिप्लोमेटिक स्किल है वो यूज होगा कि आप उससे कितना बढ़िया ढंग से कन्वे कर पाते हैं कि बात बन जाए, न कि अपने मन से कुछ और वर्डिंग और चीजें और बनाए। तो आगे चलते हैं। तो वो कहते हैं, न विनश्येत कथम कार्यम वैक्लव्यम न कथम भवेत लंघन लंघनम च समुद्रस्य कथम नु न वृथा भवेत। तो ये भी उसी डिप्लोमेसी का एक पार्ट है। तो हनुमान कहते हैं कि ऐसा कुछ ना करूं कि काम बिगड़ जाए, विनाश हो जाए। वैक्लव्यम व न कथम भवेत, और ऐसा भी कुछ ना करूं जो मेरी थॉटलेसनेस, जो मेरे बेवकूफी सामने आए। लंघनम च समुद्र से कथम नु न वृथा भवेत, और ऐसा भी तो नहीं कि मैं कुछ ना करूं, तो ऐसा भी तो कुछ करना पड़ेगा। इतने मुश्किल से जो मैं समुंदर पार करके आया हूं, खाली हाथ ना जाऊं। ध्यान दीजिए, आया हूं तो कुछ काम करके जाऊं, और काम करते समय ऐसा कुछ ना करूं कि काम बिगड़ जाए। ये डिप्लोमेट का, यही आज के डिप्लोमेट के भी यही रूल होता है, यही ट्रेनिंग होती है। मयि दृष्टे रक् मयि दृष्टे तु रक्षो भी रामस्य विदितात्मन भवेत व्यर्थमिदं कार्यम रावणार्नर्थम इच्छतः। और अगर मैं राक्षसों के द्वारा देख लिया गया, अर्थात अगर मुझे राक्षसों ने देख लिया, तो वो महान राम का जो काम था वो खराब हो जाएगा। और उनका काम क्या था? रावण को कैसे मारना है। तो रावण को मारने के लिए बहुत प्लानिंग स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी। और अभी से मैं पकड़ा गया, देख लिया गया, तो सब खराब हो जाएगा। नहीं शक्यम क्वचि स्थातु मविज्ञाते न राक्षसैः अपि राक्षस रूपेण किमुतान्ये न किंचित। और मुझे नहीं लगता मैं लंका में कहीं भी टिक सकता हूं बिना राक्षसों के द्वारा जाने गए। वो कहीं ना कहीं मुझे जान लेंगे। इवन अगर मैं राक्षस का रूप भी धारण कर लेता हूँ, उन्हीं के जैसा भी रूप धारण कर लेता हूँ, वो कैसे ना कैसे पता लगा देंगे। जिस तरह उनकी स्ट्रांग डिफेंस वो है, वो पता लगा देंगे। वायुरत्रापि वायुरप्यत्र नाज्ञातोश्चरेदिति मतिर्मम। मुझे तो लगता है इनकी इतनी सिक्योरिटी टाइट है, हवा भी यहाँ बिना जाने आ नहीं पाता होगा। नहीं अस्ति अविदितम किंचित राक्षसानाम बलीयसाम। ऐसे बड़े पावरफुल राक्षसों के नजर में कोई भी चीज अछूता नहीं है। आपने यहां से देखना शुरू किया ना, लंका में सिक्योरिटी कितनी टाइट है, डिप्लोमेसी भी कितनी टाइट है। और जैसे जैसे अंदर जाएंगे आपको पता चलेगा। मैं अगेन रिपीट करूं, वेस्टर्न वर्ल्ड को दिमाग में रखिए। तो मैं हमेशा कहता हूं, रामायण के जो राक्षस हैं वो आज के वेस्टर्न लोग हैं। मैटेरियलिज्म का जो कल्मिनेशन है, जो लंका में दिखता है, वो आजकल वेस्टर्न कल्चर में वही दिखता है। सब चीजें टेक्निकली सो एडवांस्ड, लंका भी एडवांस। डिफेंस में सबसे आगे अमेरिका को देखिए, सबसे आगे, वो भी सबसे आगे। दूसरों को लूटना, ना दूसरों को कॉलोनाइज करना, ये भी रावण करता था। है ना? नहीं। और आप पर देखेंगे, जब वो हनुमान घूमता है अंदर, तो देखता है लोग वहां वेद पाठ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, राक्षस लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं, शास्त्र शास्त्र, मतलब देर वेल एजुकेटेड भी वहां थे। गान नाचने पर कितनी सारी चीजें वो आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। चले मैं जरा टाइम के हिसाब से जरा इस चैप्टर को कंक्लूड करूं। मैं थोड़ा एक्साइटमेंट में बोल देता हूँ ज्यादा। यहाँ हम यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संवृत विना समुपयास्यामि भर्तुरथश्च हीयते तदहं स्वेन रूपेण रजन्यां ह्रस्वतां गत लंकामभितपिष्यामि अभिपतिष्यामि
राघवस्यार्थ सिद्धये। अगर मैं यहाँ ज्यादा देर तक वैसे ही रहा जैसा मेरा वानर रूप है तो भी मैं मारा जाऊंगा, और जो राम का जो जो पर्पस है वो भी खराब हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? तो मैं अभी जैसे तैसे तो अपने यही छुपा रहूंगा रात होने तक, रजनी होने तक। रात को मैं अपना रूप को छोटा बना के, स्मॉल साइज बना के, मैं लंका के अंदर घुसने की कोशिश करूंगा। रावणस्य पुरीं रात्रौ प्रविश्य सुदुरासदाम विचिन्वन् भवनम सर्वं द्रक्ष्यामि जनकात्मजाम् इति संचित्य हनुमान सूर्यस्यास्तमयम् कपिः आचकांक्षे तदा वीरो वैदेह्या दर्शनोत्सुक। तो जब रात हो जाएगी तो ये जो रावण की नगरी, पूरी कहते हैं नगरी, सिटी, जो बहुत ज्यादा इनएक्सेसिबल है, उस वेल प्रोटेक्टेड सिटी के अंदर मैं जाने के लिए कोशिश करूंगा और जनक की बेटी सीता को ढूंढूंगा। ऐसा सोच करके, मन बना करके हनुमान वेट करता रहा, प्रतीक्षा करता रहा कि सूर्य कब अस्त होंगे, सनसेट कब होगा, तो मैं अंदर जाऊं। सूर्ये चास्तम गते रात्रौ देहं संक्षिप्य मारुतिः पृषदन् सकमात्रः सन् बभुवाद्भुत दर्शन प्रदोष काले हनुमान स्तूर्णमुत्पुल मुत्प्लुत्य वीर्यवान प्रविवेश पुरीं रम्याम सुविभक्त महापथाम। और जैसा ही सूरज अस्त हो गया, रात आने लग गए, तो हनुमान ने अपने शरीर को छोटा बना के एक बिल्ली का साइज का रूप बन गया, कैट। जैसे ही शाम का समय हुआ, जल्दी जल्दी उछल उछल करके लंका नगरी के अंदर चला गया, जहां रास्ता बड़े चौड़े चौड़े महापथ, जिसको आजकल कहते हैं हाईवे, है ना, बड़े चौड़े चौड़े रास्तों के द्वारा सिटी डिवाइडेड हुई थी। प्रासादमाला वितताम स्तंभे कांचन राजतई शातकुंभमयैर्जालैर् गंधर्व नगरोपमाम् सप्त भौमाष्ट भौमैश्च सददर्श महापुरीं तले स्फटिक संकीर्णै कार्तस्वर विभूषिते। आहा, क्या देख रहा है! बड़ी बड़ी प्रासाद, मैंसन्स, हवेलियां जिसको कहते हैं, कांचन सोना, राजत कहते हैं चांदी, सोने और चांदी के खंबे बने हुए थे। सात कुंभ मयर जाले, उसके जो, तो वो सोने के जाल बने हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो गंधर्व की नगरी हो। और देखिए, सप्त भौम अष्ट भौम, 7 फ्लोर और 8 फ्लोर के बिल्डिंग थे। भौम, अच्छा आप कहेंगे भौम का क्या मतलब है? भूमि समझते हैं? भूमि कहते हैं फ्लोर, भौम फ्लोर, 8 फ्लोर, सप्त भौम बिल्डिंग। जिस बिल्डिंग में 7 भूमि है उसको कहते हैं सप्तभौमा, भूमि कहते हैं फ्लोर। अष्टभौमा, जिस बिल्डिंग में 7 भूमिज हैं उसको कहते हैं अष्टभौमा, 8 फ्लोर वाला बिल्डिंग। तो 10 फ्लोर वाला होगा दशभौमा। ठीक है, तो 7 8 फ्लोर वाले बिल्डिंग्स देखा, और क्या स्फटिक मणियों से भरा हुआ था, कार्तस्वर, सोने से भी चमक रहे थे। वैडूर्य, ये पूरा डिस्क्रिप्शन है। वैडूर्य मणि चित्रे मुक्ता जाल विभूषित तले शिशुभीरे तानी भवनानि अत्र राक्षसा। और इस तरह जो अलग अलग तरह के प्रेसियस जेम से, उससे पूरा बिल्डिंग, उनके वाल, उनके खंबे सब बने हुए थे। और जो तोरण थे, जो आर्चवेज थे, वो भी सोने के बने हुए थे। और उसमें बहुत सारा कलर डिजाइन किया गया था, बहुत सारे मूर्ति या दूसरे तरह की आर्ट उसमें बनाया गया था। ऐसे खूबसूरत लंका, चारों तरफ से सजी धजी लंका के अंदर वो प्रवेश करते हैं। अचिंत्याम अद्भुताकारम दृष्ट्वा लंका महाकपि। हनुमान ने ऐसी लंका देखी जो अचिंत्य है, अनइमेजिनेबल है, अद्भुत, वंडरफुल है। आकार बहुत ही खूबसूरत, ऐसी बिल्डिंग को देखकर, ऐसी सिटी को देख करके आसेद विषण्णो, दुखी भी हो गया, दृष्टच खुश भी हो गया।
वैदेहा दर्शनोत्सुका। खुश हुआ कि मैं लंका के अंदर आ चुका हूं, अब वैदेही को मैं देख सकता हूं। दुखी हुआ कि शत्रु का, इतने सारे शत्रु, इतना धनी है, इतनी प्रॉस्परस है, इतना पावरफुल है। सपाण्डुराविद्ध विमान मालिनीम महारजाम्बू नदजाल तोरण यशस्विनीं रावण बाहुपालितां क्षपाचरीर भीम बले समावृताम। और पांडुर कहते हैं व्हाइट, थोड़ी सी हल्का व्हाइट, हल्के हल्के व्हाइट कलर के, आकाश को छूने वाली बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, रावण के बाहु भुजाओं के द्वारा टेक केयर किए गए इस खूबसूरत नगरी को, क्षपा चरई ही, क्षपा कहते हैं रात, चरमला घूमने वाले, रात को घूमने वाले जो राक्षस हैं, जो कि भीम बला, बहुत ही स्केरी पावर, जिनके पास बहुत ज्यादा बल है, ऐसे बलशाली रात को घूमने वाले राक्षसों के द्वारा वो खूबसूरत और प्रॉस्परस सिटी प्रोटेक्टेड थी। चंद्रोपि साचिव्यमिवास्य कुर्वन् तारागणैर्मध्यगतो विराजन् ज्योत्स्नावितानेन वितत्य लोक मुतिष्ठते नैक सहस्ररश्मि। मानो चांद ने हनुमान का साथ दिया देखने के लिए, मानो उसकी दोस्ती निभा रहा था, उसने अपने प्रकाश को पूरी तरह फैला रखा था, जिसके कारण रात को हनुमान को सारी नगरी की हर चीजें साफ साफ दिखाई दे रही थी। शंख प्रभम क्षीर मृणाल वर्ण मुद्गच्छ मानम व्यवभासमानम ददर्श चंद्रम सहरि प्रवीर उपलुप्यमानम सरसी वहंसम। और हनुमान ने थोड़ी देर चांद को देखा, क्योंकि चांद की रोशनी के कारण वो लंका को देख पा रहा है। और वो चांद कैसा, शंख के तरह सफेद है, दूध के तरह सफेद है, हंस के तरह सफेद है। ऐसे सफेद चमकते हुए चांद को देख करके थोड़ा चांद ने मुस्कुराया, और फिर उछल कूछल करके धीरे 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 वो लंका नगर के अंदर चला गया। तो इस तरह हनुमान की आज लंका में एंट्री हो गई, प्रवेश हो गया। फिर जानेंगे कि लंका की क्या कल्चर है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।